आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के व्यू से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चाहे जे मेंस हो, चाहे जे एडवांस हो, या फिर नीट का हो। जो भी अच्छा कंपटीशन है उसके व्यू से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इनको समझिए। ठीक है, चलिए अपने पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इफ द होल सिस्टम इज इमर्ज्ड, मतलब अपने पास एक सिस्टम है, उसको इमर्ज कर रहा है इनटू अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी सिग्मा। मतलब पानी के अंदर में एक लिक्विड के अंदर में है ना, जिसका डेंसिटी कितना है, सिग्मा है, उसके अंदर इस पूरा होल सिस्टम को क्या कर रहे हैं, इमर्ज कर रहे हैं। सच दैट थीटा रिमेन्स अनचेंज्ड। थीटा रिमेन्स अनचेंज्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये जो एंगल थीटा है वो चेंज नहीं कर रहा है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पूरा होल सिस्टम को लिक्विड के अंदर में डिजोल्व, लिक्विड के अंदर में इमर्ज कर रहे हैं। इस तरह से इमर्ज कर रहे हैं कि इसका एंगल चेंज नहीं हो रहा है। मतलब यदि ये बिफोर कंडीशन है, मान लेते बिफोर इमर्ज कंडीशन है, ये लिक्विड से पहले के कंडीशन है, डुबाने से पहले का कंडीशन है, यदि एंगल यहाँ पे थीटा है, तब ये कह रहा है कि डुबाने के बाद भी एंगल कितना रह रहा है, थीटा रह रहा है। देन फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। तब कह रहा अपने को, तब जो हम लिक्विड में, जिस लिक्विड में डुबाए थे, उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो ये अपना क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर अपने पास देखिए जो रो लिखा हुआ है वो डेंसिटी ऑफ मास m। जो इस बॉब का जो मास है, ये बॉब का जो मास है m और चार्ज q है। तो इस बॉब का जो मास m है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इस बॉब का जो डेंसिटी है वो कितना है, रो है। और मान लेते इस मास m है, इसका कुछ न कुछ इस बॉब का वॉल्यूम रहा होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है ये अपने को कितना है, इस बॉब का v जो है वॉल्यूम ऑफ मास m, मतलब इस बॉब का जो वॉल्यूम है वो कितना है, v। ठीक है, अब देखिए g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जिसका वैल्यू 10 होता है या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं हम लोग, एक्चुअली में होता है जिसको लगभग 10 मानते हैं। सिग्मा अपने को डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड, जो लिक्विड में डुबाया जा रहा है वो गिवन है अपने को, कि सिग्मा क्या अपने को उस डेंसिटी का, उस लिक्विड का डेंसिटी है। अब एप्सिलॉन आर क्या माना हमने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड का मतलब है जिसमें हमने इसको डुबाया है, इस पूरा सिस्टम को जिसमें हमने डुबाया है, उस सिस्टम में, उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, तो एप्सिलॉन आर है। और यही एप्सिलॉन आर अपने को फाइंड करना है। एक्चुअली में जो अपने को क्या फाइंड करना है, तो अपने को एप्सिलॉन आर का वैल्यू फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, जब ये लिक्विड में डुबाने से इसका थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग सबसे पहले ये कंडीशन ले रहे हैं कि बिफोर इमर्ज इन लिक्विड। ये जो सिचुएशन अपने पास मान के चलिए कि बिफोर इमर्ज इन लिक्विड है, तो मैं इसको फिर से डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ। ध्यान से देखिए कि अपने पास ये सिस्टम है, ये पानी में डुबाने से पहले का सिस्टम है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा है। ये एंगल कितना है अपने पास, थीटा है। इसका मास m है, ध्यान रखिए। और इधर का भी सिस्टम है अपने पास, ये कुछ इधर भी इस तरह का है, ये बॉब है। अब ये अपने पास एंगल थीटा है, तो ध्यान से देखिए ये जो अपने पास एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। यदि ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, थीटा हो जाएगा। और ये अपने पास यदि स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन कितना मिलेगा, मान लेते हैं कि टी मिल रहा है। तो इस टी का दो कंपोनेंट आएगा, एक तो इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो ध्यान दे, जो इधर कंपोनेंट आएगा, जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, वो होगा टी कॉस थीटा। क्योंकि हम जानते हैं जिसके साथ एंगल लगा होता है उसके साथ कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इधर कितना मिलेगा अपने को, जिसके साथ एंगल नहीं लगा होता है उसके साथ साइन थीटा आता है। मतलब ऊपर की तरफ कितना मिला, टी कॉस थीटा इस टी का कंपोनेंट, और इधर कितना मिला, तो टी साइन थीटा मिला अपने को। नीचे इस बॉब का यदि मास m है, तो नीचे की तरफ जो लगेगा फोर्स इसके ऊपर में वो mg लगेगा, और वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये क्या होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg होगा। यही जानते हैं हम लोग, वेट इसको कहते हैं हम लोग।
और ये इसके ऊपर में यदि चार्ज पॉजिटिव है और इसके ऊपर में भी चार्ज पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, धक्का देगा और इसके ऊपर में इसके तरफ इस डायरेक्शन में एफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा रिपल्सन फोर्स लगेगा और इस पे भी पॉजिटिव इस पे पॉजिटिव, तो ये इसको धक्का देगा। मतलब इसका एफबीडी जो अपने पास बना है, तो ऊपर के तरफ टी cos थीटा, नीचे के तरफ mg, इधर टी sin थीटा और इधर fe। और ये जो कंडीशन अपने को बिफोर इमर्ज्ड इन लिक्विड, ये जो कंडीशन अपने पास ये क्या है, तो ये है बिफोर इमर्ज्ड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में डुबाने से पहले की कंडीशन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा इजकल टू एफ ई, मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करें, ये मिल जाएगा अपने को टी साइन थीटा इजकल टू एफ ई के बराबर। सिमिलरली यदि हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करें, तो ये मिलेगा अपने को टी कॉस थीटा इजकल टू एम जी। इसको यदि हम लोग इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें और इन दोनों को डिवाइड कर दें, क्या करना अपने को 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लें, ये मिल जाएगा अपने को टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इजकल टू एफ इलेक्ट्रिक बाई एम जी, ये मिलेगा। अब देखिए यहां से टी से टी कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, तो यहां से अपने को टेन थीटा मिलेगा और ये मिला एफ इलेक्ट्रिक बाई एम जी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो ये पूरी कहानी अपने को मिला बिफोर इमर्ज्ड इन लिक्विड, लिक्विड में डुबाने से पहले का ये सिचुएशन, ठीक है। अब केस 2 में अपने को बोला गया है, क्या बोला गया अपने को केस 2 में, कि इसको हम लोग क्या करते हैं, इस पूरा सिस्टम को लिक्विड के अंदर डुबा देते हैं, मतलब इमर्ज करते हैं, लेकिन इसका एंगल सेम रखना है। तो आफ्टर, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं आफ्टर इमर्ज इन लिक्विड, मतलब पानी में डुबाने के बाद, सॉरी पानी करें लिक्विड में डुबा देने के बाद, ठीक है, क्या सिचुएशन बनेगा अपने पास, वो डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूं। तो मान लेते हैं कि इस पूरा सिस्टम को हमने क्या किया कि पानी में डुबा दिया और फिर से इसका एफबीडी बना लेते हैं हम लोग, फिर से इसका एफबीडी बना लेते हैं। इधर वाला भी बनाएगा, इधर वाला भी होगा अपने को, ये ऐसे कुछ है, तो जो है वो तो ऐसा ही रहेगा। और ये एंगल अभी भी कितना है, थीटा है, ये भी कितना अभी भी थीटा ही। अब ध्यान से देखिए क्या कहानी होगा इस बार। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा है तो फिर से ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब यदि इसमें अब नया वाला टेंशन मान लेते हैं कि कितना है, टी डैश। एस्ट्रिंग में नया टेंशन कितना मिला, क्योंकि पानी में डुबा दिए इसको, सॉरी पानी बोल रहा, लिक्विड में डुबा दिया हम लोगों ने, पानी यहाँ पे नहीं बोला गया अपने को, इसलिए मैं लिक्विड बोला गया है, तो लिक्विड में कुछ भी हो सकता है इसीलिए, ठीक है। तो कहाँ इमर्ज किया गया है, लिक्विड में डुबाया गया है, इसको इमर्ज किया हुआ है। तो लिक्विड में डुबाने के बाद मान लेते हैं कि स्ट्रिंग में जो टेंशन मिला अपने को कितना मिला, टी डाइस मिला। अच्छा, अब इस पे नीचे की तरफ यदि इसका बात करें तो नीचे की तरफ mg तो लगेगा ही, इसके ऊपर में जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा। और एक चीज आप ध्यान दीजिए बढ़िया से कि इसके ऊपर में यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लगेगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब मीडियम, ये पूरा पार्ट कहाँ पर है, ये पूरा पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, ये इस पूरा पार्ट को हमने क्या किया है कि लिक्विड के अंदर में डुबा दिया है। इस पूरा होल सिस्टम को हमने क्या किया है, लिक्विड के अंदर में डुबा दिया है, ठीक है। तो ये पूरा लिक्विड है, मान लेते हैं कि इस तरह से लिक्विड और इसमें हमने डुबा दिया है। तो इसके ऊपर में ये जो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम में यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम होता है वो होता है एफ भाई कम बाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आज लगेगा वो मीडियम में वो कितना हो जाएगा, तो एफ एम, और ये जो वैल्यू होगा ये अपने को कितना मिलेगा, एफ एम जो मिल जाएगा ये कितना होगा, एफ भाई कम मतलब कितना माने यहाँ पर एफ इलेक्ट्रिक और बाय कितना मिलेगा एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर क्या है अपने को, तो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका तो इस मीडियम का जिस लिक्विड को हम लोगों ने जिस लिक्विड में हम लोगों ने इसको डुबाया है उसका क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिस जो हमको फाइंड करना है, एक्चुअली में यही फाइंड करना है अपने को, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
ये तो 3 फोर्स हमने दिखा दिया, और यदि इसको लिक्विड में डुबाया है तो एक नया फोर्स इसके ऊपर में एक्ट करेगा, वो होगा बॉइंट फोर्स, जो हमेशा ऊपर की तरफ काम करता है ना। तो इसी पर एक और फोर्स इधर लगेगा, और ये होगा एफ बॉइंट, जिसको हम लोगों ने लिखा एफ भी। क्या लिखा हम लोगों ने? एफ भी लिखा है। ठीक है, ये एफ भी क्या अपने पास? ये है बॉइंट फोर्स। ठीक है, जिसको ये बॉयंसी फोर्स है। अब ध्यान से सुनिए, ये बॉयंसी फोर्स है। अब इस टी डैश का कंपोनेंट हम लोग लेते हैं। टी डैश का एक कंपोनेंट तो इधर मिलेगा, यहां से यदि ये टी डैश है अपने पास टेंशन, इसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, और इसी का एक कंपोनेंट इधर मिलेगा अपने को। जो वर्टिकल के साथ मिलेगा अपने को, वो कितना होगा? टी डैश कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिसके साथ एंगल लगा होता है उसके साथ कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर एक फोर्स इस टी डैश का और कंपोनेंट मिलेगा, तो टी डैश कॉस ऑफ थीटा, और इस डायरेक्शन में जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा टी डैश साइन ऑफ थीटा। अब हम लोग ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, बारी बारी से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, आप क्या मिलेगा अपने को। इधर से हम लोग बोल सकते हैं कि टी डैश साइन थीटा इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक बाई एप्सिलॉन आर। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब यदि वर्टिकल डायरेक्शन का बात करें हम लोग, तो यहां से मिल जाएगा अपने को, यहां से मैं लिख सकता हूं कि टी डैश कॉस थीटा, और एफ भी को यदि नीचे लिखूंगा तो ये इस साइड जाएगा, तो इधर था तो प्लस हो जाएगा, यानी तो मैं लिख रहा हूं, इधर ध्यान दीजिए, इसमें बैलेंस कर रहा हूं। ये मिल जाएगा अपने को टी डैश कॉस थीटा, और उधर का एक फोर्स और है एफ बॉइंस फोर्स या बॉइंट फोर्स, तो टी डैश कॉस थीटा प्लस बॉइंसी फोर्स एफ बी इक्वल टू नीचे क्या है, तो एम जी। नीचे क्या है अपने पास? एम जी। अब इस एफ भी को हम लोग इधर लेके जाते हैं, बॉयंसी फोर्स जो है इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो मिल जाएगा टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू एम जी माइनस एफ बी। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग क्या करते हैं, 4 और 5 को डिवाइड कर लेते हैं। क्या करते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, टी डैश साइन थीटा बाई टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए क्या मिलेगा, इधर क्या अपने पास एफ इलेक्ट्रिक बाई एप्सिलॉन आर और होल डिवाइडेड बाई एम जी माइनस एफ बी। अब देखिए टी डैश से टी डैश कैंसिल, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये मिल जाएगा अपने को टेन थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या मिला, टेन थीटा इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक बाई ये एप्सिलॉन आर इनटू एम जी और माइनस बॉइंट फोर्स एफ भी। अब हम लोग जानते हैं कि जो एफ भी होता है, ध्यान से देखिए, जो यहां से हम लोग एफ भी लिखने का काम करें, एफ भी मतलब बॉयंसी फोर्स लिखने का काम करते हैं, तो हम जानते हैं कि जो बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो वी जी, मतलब रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अब ध्यान दीजिए, रो ऑफ लिक्विड, रो ऑफ लिक्विड अपने को गिवन है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपने को यहाँ पे सिग्मा गिवन है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा लिख सकते हैं, और भी को हम लोग वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। देखिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना होगा, जितना मास पानी के अंदर जाएगा उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, बाहर निकलेगा। मतलब जितना वॉल्यूम इस मास का होगा उतना ही वॉल्यूम का क्या बोलते हैं, लिक्विड क्या होगा, बाहर निकलेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जितना वॉल्यूम हो उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम ऑफ मास कितना माने हैं भी, तो लिक्विड का भी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, भी इंटू जी। तो यहां से अपने को मिल गया ये। एक काम और करते हैं, अपने को जरूरत पड़ेगा मास का, कि मास को भी हम लोग लिख लेते हैं डेंसिटी के फॉर्म में। तो मास का डेंसिटी के फॉर्म में हम लोग जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है, जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहां से मास बराबर क्या होगा, रो इंटू भी। यहां से हम लोग m निकाले थे, कितना मिलेगा, रो इंटू भी। मतलब मास का डेंसिटी कितना मान चुके हैं हम लोग, रो, तो हम लोग m के जगह पे रो लिख सकते हैं, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, v। तो m के जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेंगे रो इंटू v। यहाँ पे रखिए आप, तो क्या मिलेगा अपने को कि टेन थीटा इक्वल टू एफ ई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर इंटू m के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं m के जगह पे, रो इंटू भी और इंटू जी, ये पहले से ही है, माइनस एफ बॉइंस, और एफ बॉइंस का वैल्यू अपने पास है सिग्मा भी जी। तो ये अपने को मिल गया।
अब एक चीज ध्यान से देखिए अपने पास कि यहाँ से जो टेन थीटा मिला है ये मिला है, और यहाँ से जो अपने को टेन थीटा मिला है पहले कंडीशन से 1 मिनट वेट, सॉरी, यहाँ से जो टेन थीटा मिला है क्वेश्चन नंबर 3 से वो ये मिला है, और यहाँ से जो टेन थीटा मिला अपने को वो ये मिला है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इसको, यदि हम लोग इक्वेशन नंबर ये मेरे ख्याल से 4 मान चुके हैं, हम लोग 5 मान चुके हैं, 6 मान लेते हैं इसको। यदि हम लोग इक्वेशन नंबर 6 मान लें और हम लोग बोले 3 और 6 से कि ये टेन थीटा इतना है और यहाँ पे टेन थीटा इतना है, तो दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो ये मिल जाएगा अपने को एफ ई बाई एम जी इजकल टू एफ ई बाई एप्सिलॉन आर रो भी जी और माइनस सिग्मा भी जी, ये मिलेगा अपने को। और ध्यान से देखिए यहाँ पर भी एम के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो भी, ये जो मिल जाएगा अपने को कितना मिलेगा, रो भी जी। अब एक चीज और ध्यान से देखिए आप, एफ ई से एफ ई चला गया और यहाँ पे देखिए भी जी और भी जी सब में भी जी है, तो ये भी जी सब में कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेकर के। तो जो बचेगा अपने पास वो क्या बच गया कि 1 बाई रो इजकल टू 1 बाई एप्सिलॉन आर रो माइनस सिग्मा, ये मिला अपने को। और हमारा टारगेट था कि एप्सिलॉन आर निकालना, हम कोशिश हमारा यही है कि एप्सिलॉन आर निकालना है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है लिक्विड का। तो यहाँ से आप एप्सिलॉन आर निकाल लो, तो ये एप्सिलॉन आर कितना मिलेगा, इस रो को इधर भेज दो और एप्सिलॉन आर को इधर भेज दो, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू जो मिल गया रो बाय रो माइनस सिग्मा। तो अपने को फाइनली जो पूछा गया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, वो वैल्यू अपने को कितना मिल गया, एप्सिलॉन आर इक्वल टू रो बाय रो माइनस सिग्मा, फिर रो इज द डेंसिटी ऑफ मास m और बॉब, ओके, एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ये रिजल्ट को आप याद रखिए, ये रिजल्ट याद रखने से अपने क्या होगा, इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना अपने को जो कंडीशन अपने पास है वो है कि जो बिफोर इमर्ज इन लिक्विड एंड आफ्टर इमर्ज इन लिक्विड जो एंगल है, ठीक है, जो एंगल है वो सेम है, अनचेंज्ड है, तब जाकर के हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया से आप इनको क्या कर लीजिए, छाप लीजिए। यदि कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन सा जगह पे आपको समझने में दिक्कत है, ठीक है। ये वाला पूरा पार्ट मिला अपने को। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे एक बात और आपको नोट में सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आप नोट में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी अपने को जो इसी में प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए कभी जो चार्ज अपने पास Q है, मास M है, दोनों का चार्ज सेम रखा है हमने, यदि दोनों का चार्ज डिफरेंट दे दे, मास डिफरेंट दे दे और एंगल भी डिफरेंट दे दे, क्या करे अपने को, एंगल भी डिफरेंट दे, मतलब सिचुएशन हो सकता है कि दोनों का चार्ज अलग कर दे, दोनों का मास अलग कर दे, हो सकता है कि दोनों का चार्ज सेम रखे, मास डिफरेंट रखे, दोनों का मास सेम रखे, चार्ज डिफरेंट रखे। तो जितना भी सिचुएशन हो सकता है उनमें थीटा किन किन बातों पे निर्भर करेगा। तो आप एक चीज नोट में लिखिएगा, जो थीटा है, ये जो थीटा है यहाँ पर, वो ओनली डिपेंड्स अपॉन मास, ये चार्ट पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये थीटा कब इक्वल होगा, दोनों कब इक्वल नहीं होगा, ये किन बातों पर निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ मास पे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि थीटा डिपेंड्स ओनली ऑन मास। मतलब अपने पास ये जो एंगल है अपने पास, मान लेते हैं, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ फिर से, तो थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा कि यदि अपने पास ये मास मान लेते हैं कि m1 है और चार्ज q1 है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि m2 है और चार्ज q2 है, और ये एंगल मान लेते हैं कि θ1 है और ये एंगल θ2। तब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ जो अपने को याद रखना है कि कब ये दोनों बराबर होगा, कब ये अलग अलग होगा। मान लेते हैं कि θ1 और θ2 क्या है, बराबर है, और मास जो है m1 और m2 के बराबर है, ठीक है। सॉरी, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज दोनों का मान लेते हैं कि q1 और q2 बराबर है और मास दोनों का बराबर है, ठीक है।
तब यहाँ पे θ1 और θ2 भी बराबर होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, मास सेम तो सेम होगा, मास डिफरेंट होगा तभी एंगल दोनों का डिफरेंट आएगा, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। यदि मान लीजिए कि Q1 और Q2 बराबर भी है लेकिन M1 और M2 बराबर नहीं है, M1 और M2 बराबर नहीं है, देन θ1 और θ2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि Q1 डज नॉट इक्वल्स टू Q2, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए कि यदि M1 और M2 बराबर है तब भी यहाँ से θ1 और θ2 बराबर हो, क्योंकि मास बराबर है, मास सेम होगा तो थीटा सेम होगा, और मास डिफरेंट होगा तो थीटा डिफरेंट होगा, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए कि Q1 डज नॉट इक्वल्स टू Q2 और M1 डज नॉट इक्वल्स टू M2, देन θ1 डज नॉट इक्वल्स टू θ2। मतलब यदि मास इक्वल है तो थीटा इक्वल होगा, मास अलग अलग है, मास डिफरेंट है तो थीटा भी डिफरेंट होगा। ये चीज आप ध्यान से इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से ऐसा पूछेगा कि इनमें से किस केस में जो θ1 और θ2 बराबर हो सकता है। एक ही चीज आप ध्यान रखिएगा, जब मास दोनों का सेम होगा तभी थीटा, मतलब ये जो θ1 और θ2 है वो इक्वल होगा, अदरवाइज दोनों डिफरेंट होगा, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता ये θ1 एंड θ2। तो इस चीज को आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अब इतना नोट कर लीजिए, जहां भी दिक्कत हो आपका कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से कोशिश करूंगा उस कमेंट को, आपको कमेंट को देखें और उस चीज को दूर करें। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में हम लोग एक नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे इसी टॉपिक का, और अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, कंपटीशन के व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से छाप लीजिए।